अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारीख में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें साम्राज्य ने अपनी मुखालफत के जुर्म में मौत के घाट उतार दिया होगा। शायद लोग उनका नाम तक भी भूल गए, लेकिन बाज रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्तेमारी हुकूमतों की मुखालफत और उनके जंगी अज़ैम के आगे बांधने की पादाश में मौत को ऐसे बहादुराना अंदाज में गले लगाया कि उनकी ये अदा दुनिया को भा गई और वो जिंदगी से गुजर जाने के बावजूद लोगों के दिलों में एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसे कभी मौत नहीं आएगी। ऐसे अजीम शहीदों में इराक के सदर सद्दाम हुसैन का नाम बहुत ऊंचा है। जब से इत्तेहादी मुमालिक शहीद सद्दाम हुसैन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे तो वो पूरी दुनिया के लिए मरकज निगाह बने हुए थे। कौमी मीडिया से आलमी मीडिया तक उन पर तबसरे, रिपोर्टें और फीचर छाए होते रहे, लेकिन उनमें सच्चाई कम और प्रोपेगेंडा ज्यादा होता था। पाकिस्तान में सद्दाम हुसैन पर चंद एक किताबें छपी, लेकिन वो मीडिया जहरीले प्रोपेगेंडे से माखूज थी जिनसे सच्चाई तलाश करने को नहीं मिलती थी। अलबत्ता झूठ किताब से तैर कर खुद सामने आ खड़ा होता। मुख्तलिफ लोगों ने सद्दाम हुसैन की किताबों का दुकानदारों से मुतालबा किया तो जवाब यही मिला कि सद्दाम हुसैन ने कोई किताब नहीं लिखी। हालांकि सद्दाम हुसैन तकरीबन 27 किताबों के मुसन्निफ हैं जो इल्मी, अदबी, तारीखी और दीनी मौज़ूआत पर मबनी हैं। बल्कि उनके 2 नावल तो उनकी कैद के दौरान मीडिया में ज़ेरे बहस भी रहे। उनमें से पहला नावल डेविल डांस था। इस नावल का स्क्रिप्ट सद्दाम हुसैन की बेटी के जरिए इराक से बहर पहुंचा था और उनका दूसरा नावल ज़बीबा एंड द किंग। इस नावल में एक ऐसे रहनुमा की कहानी बयान की गई है जो अपनी आवाम की खातिर पुरअसैश जिंदगी कुर्बान कर देता है। नाजरीन, अगर हम सद्दाम हुसैन की जाती जिंदगी पर बात करें तो सद्दाम हुसैन 22 अप्रैल 1937 को बगदाद के एक गांव अल औजा में पैदा हुए। उनका शजर नसब हजरत अली से जा मिलता है। उनके वालिद हुसैन अब्दुल माजिद का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले हो चुका था। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी उनके चचा इब्राहिम हुसैन से कर ली थी। सद्दाम हुसैन ने 16 साल की उम्र में 12वीं की तालीम मुकम्मल कर ली। फिर उन्हें फौजी बनने का शौक था, लेकिन बगदाद मिलिट्री एकेडमी में मेरिट के मुताबिक नंबर ना ले सके और दाखिला ना मिल सका। सद्दाम हुसैन बचपन से ही इराक में बादशाहियत के खिलाफ थे। जब भी कोई मुजाहरा होता था वो शिरकत करते, लेकिन 1957 को जब वो 20 साल का था तो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुल्क में अकेले किरदार करना मुमकिन नहीं जब तक किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार ना की जाए। फिर सद्दाम ने 1958 को इराक बैस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उसके ठीक 1 साल बाद टिकरित एक इराक का शहर है, उसमें हुकूमत का एक आला ओहदेदार कत्ल हो गया। पुलिस ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उन पर 6 माह मुकदमा चलता रहा, लेकिन जब कोई सबूत ना मिल सका तो उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर 1964 को वो इनकलाबी कमांड काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बन गए। 1968 से 1979 तक के 11 वर्ष में सद्दाम अगरचा सदर नहीं थे, लेकिन हकीकी ताकत उन्हीं के पास थी। और जब 1979 में वो बाकायदा इराक के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए तो उनकी उम्र 41 वर्ष थी। अब वो इराक के स्याह सफेद के मालिक थे। बचपन में उनको मिलिट्री एकेडमी में दाखिला तो नहीं मिल सका, लेकिन अब वो तमाम जर्नेलों के सुप्रीम कमांडर थे। उन्होंने फील्ड मार्शल का रैंक अपने लिए मुंतखब किया और तमाम पब्लिक इज्तिमात में फौजी वर्दी और फील्ड मार्शल के रैंक लगाकर शरीक होने लगे। बहरहाल इराक की बागडोर संभालने के बाद सद्दाम ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काफी काम किया। उस वक्त सऊदी अरब के बाद मशरिक वस्ता में तेल के सबसे बड़े जखायर इराक में दरियाफ्त हुए। सऊदी अरब के बरक्स
इराक की सरजमीन पर तो दज्जल फरात भी बहते थे, इसलिए देखते ही देखते तमाम शोबों में तरक्की हुई। सद्दाम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने इराकी अफवाज की बुनियाद रखी। 1980 से लेकर 1990 तक इंडिया के बाद इराक रूसी असले का सबसे बड़ा खरीदार था। अब नाज़रीन, हमारे माइंड में एक अहम सवाल आता है कि सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला क्यों किया। तो उसकी कई वजूहात थी, जिनमें से दो बहुत अहम थी। एक शैतुल अरब का झगड़ा और दूसरा ईरान में शाह ईरान का सकूत और हजरत इमाम खुमैनी की क़ियादत में मजहबी हुकूमत का क़याम, ये वो वजूहात थी। अब शैतुल अरब ईरान और इराक के मबैन एक हद फाजिल है। ये एक वाटर चैनल है। बाज़ मकामात पर जहाज रानी हो सकती है, लेकिन ज्यादा इलाका दलदली है। दोनों ममालिक एक अरसा से इसके दावेदार रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि यहाँ के सैलों की आबादी अक्सर फारसी बोलती है और शिया अकीदा की पैरोकार है। दूसरी तरफ इराक का ये क्लेम था कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में भी ये जखीरा आब मेसोपोटामिया का हिस्सा था, और जब इराक आजाद हुआ तो ये इलाका भी उसके कब्जे में आ गया। बहरहाल 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले में सद्दाम हुसैन को अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल थी। इनकलाब ईरान से पहले रजा शाह पहलवी के ताल्लुकात अमेरिका से निहायत गहरे थे। ईरानी तेल का बड़ा खरीदार अमेरिका और यूरोप था, और जैसे कि अमेरिकन अरबाब इक़्तिदार की आदत है, तेल के बदले हथियारों की एक बड़ी खेप ईरान को फरोख्त की जाती थी। और जब ईरान पर नई इस्लामी जमहूरिया का परचम लहराया गया तो अमेरिका को फिक्र लाक हुई कि अब इराक और सऊदी अरब तक भी इसके असरात जाएंगे। असला और गोला बारूद के जो अंबार ईरान में मौजूद थे, उनको ज़ाय करना भी मकसूद था। इसलिए अमेरिका ने ईरान के साथ जंग शुरू करने में इराक का भरपूर साथ दिया, ताकि इस तरह अमेरिकी मकासद हासिल किए जा सकें। जब ये सारी सिचुएशन अमेरिका देख रहा था तो अमेरिका को अब ईरान इराक जंग बंद करने की फिक्र थी। नीज वो ये भी नहीं चाहता था कि इराक एटमी हथियार बनाए, लेकिन सद्दाम ऐसा करना चाहते थे। इस खतरे का सद्भाव करने के लिए अमेरिका ने जनवरी 1983 में इस खिते में एक नई कमांड तश्कील दी, जिसका नाम सेंट्रल कमांड रखा। इस कमांड की जिम्मेदारी ये थी कि मशरिक वुस्ता और इससे भी आगे इंडोनेशिया तक अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और सियासी हालात पर बिला वास्ता असर अंदाज होना। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला क्यों किया। तो नाज़रीन, ईरान पर हमले के 10 बरस बाद कुवैत पर हमला सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती शुमार की जाती है। कुवैत एक छोटा सा आजाद मुल्क था और इस वक्त वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला करके 3-4 रोज में इसे फतह कर लिया और इराकी अफवाज इस जानिब से सऊदी अरब की सरहदों तक जा पहुंचे। ये दुरुस्त है कि सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला करना गलत था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि उन्होंने एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क पर धावा बोला, बल्कि ये गलती वो पहले भी ईरान पर हमला करके कर चुके थे। उनकी असल गलती ये थी कि इस हमले में उन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं थी, बल्कि अमेरिका की तरफ से उन्हें शदीद मुज़म्मत का सामना था। अब सद्दाम की शख्सियत का पहलू यह था कि उन्होंने अपने दोस्त अमेरिका की गैज़ो गज़ब की परवाह ना करके कुवैत पर हमला किया। अब मुख्तलिफ लोगों को सद्दाम हुसैन का मौक़िफ़ मालूम ना हो तो उन्होंने कुवैत पर हमला क्यों किया, उनके सामने मैं कुछ वजूहात रखता हूँ। 5 वजूहात हैं। उसमें से पहली ये है कि पहली जंग अजीम 1914 से 1918 से पहले कुवैत इराक का हिस्सा था। नक्शे पर निगाह डालें तो आपको मालूम होगा कि
जियोग्राफी एतबार से वाकई इराक का हिस्सा था, लेकिन 19वीं सदी ईस्वी में बरतानिया ने इन इलाकों पर अपना असर रसूख और तसल्लुत जमा लिया और कुवैत को एक अलग रियासत का नाम देकर खलीज फारिस में अपनी बहरी मौजूदगी का बंदोबस्त कर लिया। तेल तो बाद में दरियाफ्त हुआ। खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद जब इराक आजाद हुआ, उसने फौरन कुवैत को वापस लेने का मुतालबा किया, जिसे बरतानिया ने नामंजूर कर दिया। बरतानिया को खतरा था कि इस इलाके में अगर जर्मन असरात मजबूत और गहरे हो गए तो बरतानवी मुफादात पर जद पड़ेगी। इसलिए उसने खलीज फारिस के मगरबी सैलों को बहुत सी नीम खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम कर दिया। आज उन रियासतों को खलीजी रियासतें कहा जाता है। कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात तक सारे इलाके सऊदी अरब का हिस्सा थे या इराक के, लेकिन बरतानवी इस्तेमारी इंतजामात ने इस खिते को तकसीम करके मुस्तकबिल की बहुत सी जंगों और झगड़ों की बुनियाद रख दी। अब दूसरी वजह यह थी कि ईरान इराक वार के दौरान सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी अरब से बहुत सा कर्जा हासिल किया। ये कर्जा इस मफरूजे पर लिया गया था कि ईरान अपनी नई शिया सल्तनत की तोसीह करना चाहता है, जिससे कुवैत को भी खतरा है और सऊदी अरब को भी। इन दोनों ममालिक कुवैत और सऊदी अरब ने 1990 की इराक अमेरिका जंग में अमेरिका को जो माली इमदाद दी थी, वो भी इस खतरे के सबब दी थी कि इराक कुवैत के बाद सऊदी अरब पर हमला करके इस पर कब्जा करना चाहता था। बहरहाल ईरान इराक जंग में कुवैत ने इराक को 80 अरब डॉलर का कर्जा दिया। जंग के बाद जब सद्दाम हुसैन ने ये जवाब पेश किया कि ये कर्जा माफ कर दिया जाए जो खुद कुवैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हासिल किया गया था, तो कुवैत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ 15 अरब डॉलर माफ किए और बाकी 65 अरब डॉलर माफ करने पर तैयार ना हुआ। सद्दाम ने इसके लिए कुवैत के हुक्मरानों को कसूरवार करार दिया। अब तीसरी वजह यह थी कि कुवैत के मुख्तलिफ उमरा और ताजिर बेहद दौलतमंद थे और मगरबी ममालिक के बैंकों में उनके अरबों डॉलर जमा थे। सद्दाम हुसैन ने सोचा कि ये रकम हासिल करके ईरान इराक जंग के इक्तसादी बोझ से निजात हासिल की जा सकती है। चौथी वजह कुवैत का रोमीला के इलाके में तेल के कुओं की खुदाई थी। ये इलाका कुवैत और इराक के मबैन मुतनाज़ा इलाका था। पांचवी और आखिरी वजह कुवैती तेल की ज्यादा पैदावार थी। कुवैत ने ओपेक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने कुओं से तेल की ज्यादा मिकदार निकालना शुरू कर दी, जिससे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। इराक को पहले सरमाए की कमी का सामना था। कुवैत की इस हरकत ने सद्दाम को और गुस्सा दिलाया। फिर उन्होंने 17 जुलाई 1990 को कुवैत को वार्निंग दी कि या तो तेल की ज्यादा मिकदार को रोक दें, वरना हमले के लिए तैयार हो जाएं। सद्दाम हुसैन ने कुवैती हुक्मरानों को पैगाम भी भेजा कि इस मसले पर मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन कुवैत ने इनकार कर दिया। फिर सद्दाम हुसैन पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने 1987 और फिर 1988 में 2 बार कर्दों पर जरासीमी हथियार इस्तेमाल किए। इस इस्तेमाल का सबब यह बताया गया है कि कर्दों ने ईरान इराक जंग में ईरान का साथ दिया था, इसलिए उनको इसी खौफनाक हमले का निशाना बनाया गया। कर्द एक कबीला था जो उस वक्त इराक में रहता था और इराकी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 20% था। अब मुख्तलिफ अमेरिकन चैनल बार बार कर्दों पर कीमियावी हमले के असरात की तस्वीरें दुनिया को दिखाते रहे, लेकिन अगस्त 1945 में जो कुछ अमेरिका ने जापानियों के साथ किया था, उसकी तस्वीर शायद साल भर में 1-2 बार मीडिया दिखाता था। हालांकि जापानी अवाम उन एटमी हमलों में हलाक हुए उनकी तादाद 2 लाख से ज्यादा थी और जो जख्मी हुए उनकी तादाद कई लाख थी। ये भी हकीकत है कि एटमी हमले के असरात जरासीमी हमले के असरात से कई गुना ज्यादा भयानक होते हैं। तो आगे जाके ये सबसे बड़ी वजह बनी सद्दाम हुसैन को फांसी देने की। सद्दाम हुसैन ने दुनिया की वैध सुपर पावर अमेरिका को
जिस तसलसल से चैलेंज किया वो अपनी जगह मुनफरिद हैसियत के हामिल है। सद्दाम हुसैन का दौर इक़्तिदार 10 अप्रैल 2003 को सकूत बगदाद के साथ ख़त्म हुआ। तकरीबन 8 माह बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अमरीकी अफवाज ने उनके आबाई गांव तिकरित के करीब एक जेरे जमीन ठिकाने से गिरफ्तार किया। अब कुछ दानिशवर सद्दाम हुसैन को सलाहुद्दीन अयूबी करार देते हैं तो कुछ हिटलर। सद्दाम हुसैन दुनिया का वहद सरबराह था जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन के हादसे पर अमेरिका से अफसोस का इजहार नहीं किया। नाज़रीन, 2 फरवरी 2003 को सद्दाम हुसैन ने डॉन रत्थर को इंटरव्यू दिया था और अहम बातें बताई थी। डॉन रत्थर ने सवाल किया कि क्या आप उन मिसाइलों को तबाह करने का इरादा रखते हैं जिन पर यूनाइटेड नेशन ने पाबंदी लगा दी है। तो सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, हम करारदाद के मुताबिक अमल करने का वादा कर चुके हैं, हम इस बुनियाद पर अमल कर रहे हैं। इस करारदाद में 150 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करने की इजाजत दी गई है, हम ऐसा ही करेंगे। डॉन रत्थर ने सवाल किया कि क्या आप मुत्तफिक हैं कि अब उसामा बिन लादेन अरब अवाम के हीरो हैं। तो सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया कि नूह इंसान हमारे असूलों को समझ जाएगी, वैसे नहीं जैसा कि दूसरे उन्हें गलत रांग देकर पेश कर रहे हैं। ये है हमारी जद्दोजहद की बुनियाद, हम जाती इत्मीनान के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। ये वो अल्फाज थे जो सद्दाम हुसैन ने उसामा बिन लादेन के बारे में कहे थे। फिर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद यूनाइटेड नेशन की जितनी तफ्तीशी टीमें इराक गईं, उन्होंने लोगों के घरों से लेकर हुकूमती महल्ला तक सारी तलाशी ली। वो ये बात जानते थे कि इराक तबाहकुन असले से खाली है, जबकि इस तफ्तीशी टीम के अक्सर अरकान अमरीकी और बरतानवी थे। मजीद ये कि उनके साथ दूसरे कई किस्म के जासूस और रजाकार थे। इन तफ्तीशी टीमों ने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक इराक के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, मगर उन्हें वो तबाहकुन हथियार ना मिले जिनका ये दूसरों के सामने यानी इराक और दूसरी हुकूमतों के सामने ऐलान करते, और ये तफ्तीश तकरीबन 7 साल तक जारी रही थी। अब इस मौके पर अमरीकी और बरतानवी हुक्मरानों ने यह सोचा कि इराक पर हमला करने के लिए ये सुनहरी मौका है। उनका मकसद था कि 9/11 के उन्वान से अमेरिका ने दुनिया में जो जंग छेड़ रखी है उसको बुनियाद बनाकर इराक पर इल्जाम लगाया जाए। नाज़रीन, जिस वक्त अमरीकी त्यारे इराक को निशाना बना रहे थे, गोलाबारी हो रही थी, इराकियों का कत्लेआम हो रहा था, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, मतलब इराक पर सख्त पाबंदियां लग चुकी थी। हत्ता कि एक पेंसिल जिसके जरिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूलों में लिखते थे, उस तक की दरामद पर पाबंदी लगा रखी थी। सद्दाम हुसैन ने इंकशाफ किया था कि मेरी कैद के 7 दिन बाद एक धमकी का पैगाम आया कि अगर मैं उनकी मर्जी के एक बयान को रेडियो पर अपनी आवाज में नशर कर दूं और उस पर दस्तखत कर दूं, जिसके बदले में मेरी जान बख्शी का वादा था। अब बयान ये था कि ए इराकियों, ए जुरत और बहादुरी के साथ लड़ने वालों, हथियार गिरा दो। और उन्होंने कहा कि अगर ये बयान ना दिया तो मुझे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, जिस तरह मैसेलोनी के साथ हुआ था। नाज़रीन, एट द एंड 19 अक्टूबर 2006 को मुकदमे की समाअत का आगाज होता है। जज रऊफ अब्दुर्रहमान सद्दाम हुसैन से पूछता है कि आप कौन हैं, शनाख्त करवाएं। सद्दाम हुसैन जवाबन कहते हैं, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। जब जज ने तंजन कहा कि खातिर जमा रखिए और बैठ जाइए, तो सद्दाम हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जानते हो मैं थकता नहीं हूँ। फिर सद्दाम हुसैन ने वहां मौजूद लोगों को गवाह बना के कहा, मैं ये सदा एहतराम और इराकी अवाम की ख्वाहिश के पेश नजर ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस नाम निहाद अदालत को नहीं मानता। तो नाज़रीन, उसके बाद 5 नवंबर 2006 को अमेरिका की कैंगरो कोर्ट में मुकदमा लगा हुआ था
सद्दाम हुसैन के हाथ में कुरान का नुस्खा था जिसे वो हर वक्त पढ़ते और सीने से लगाए रखते थे। सद्दाम हुसैन मुस्कुराते हुए अदालत आते हैं। जज फैसला सुनाने से पहले सद्दाम हुसैन को कहते हैं खड़े हो जाओ। सद्दाम हुसैन बैठे रहते हैं और कहते हैं इस अदालत के लिए एहतरामन उठना मेरी गैरत के मुनाफी है। फिर जज फैसला सुनाता है। सद्दाम हुसैन को फांसी देने का हुक्म होता है। सद्दाम हुसैन फैसला सुनते ही बुलंद आवाज में नारा लगाते हैं इराक जिंदाबाद, इराकी कौम जिंदाबाद। फांसी की सजा सुनने के बाद जब सद्दाम हुसैन कमरे अदालत से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कमरे अदालत के बाहर इराक के बाजारों में कर्फ्यू की पाबंदी के बावजूद बच्चे, बूढ़े और जवान सिर्फ एक ही नारा लगा रहे थे कि सद्दाम हुसैन हम दिल और जान से तुम पर कुर्बान। तो उसके बाद 30 दिसंबर 2006 को बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी फौजी कैंप में सद्दाम हुसैन को उनके कमरे में जाकर बेदार किया गया। ये कमरा चौड़ाई में 6 फुट और लंबाई में 8 फुट था। नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी मशहूरी के लिए एक प्लान बनाया हुआ था कि सद्दाम हुसैन को सजाए मौत देने का फैसला एक ऐसे वक्त पर मंजर आम पर लाया गया जब अमेरिका में 2 दिन बाद वुसअत मुद्दती इंतखाबात होने वाले थे। अमेरिकी सदर का ख्याल था कि सद्दाम हुसैन को सजाए मौत देने का फैसला उनके लिए इंतखाबी तौर पर मददगार साबित होगा, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी क्योंकि वो इलेक्शन उनकी मुखालिफ पार्टी जीत गई। खैर, सद्दाम हुसैन ने निहायत सुकून के साथ अपने सारे काम निपटाए और फिर फांसी घाट रवाना होने के लिए तैयार हुए। इधर दूसरी जानिब बगदाद के ग्रीन जोन में कैंप हेलीपैड पर 2 हेलीकॉप्टर उतरे। उनमें से तकरीबन 120 अफराद उतर कर अल काज़िमिया की तरफ रवाना हो गए, जहां किसी जमाने में सद्दाम हुसैन की इंटेलिजेंस एजेंसी का मरकज कैंप था, जिसे आज सद्दाम हुसैन के लिए फांसी घाट बनाया जा रहा था। 30 दिसंबर की सुबह 5 बजे के करीब सद्दाम हुसैन को कैंप जस्टिस लॉ के उन्हीं 120 अफराद के हवाले किया गया। सद्दाम हुसैन ने सर पर टोपी पहन रखी थी। 5:30 का वक्त था। बाहर बगदाद में फजा मुअज्जिन की अजान से गूंज रही थी और अंदर तख्तादार पर सद्दाम हुसैन नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। उसके बाद एक जलाद आगे बढ़कर सद्दाम हुसैन के चेहरे पर काला नकाब पहनाना चाहता है। सद्दाम हुसैन उसे इशारे से रोकते हैं और कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं मौत की आंखों में आंखें डाल कर देखना चाहता हूं। और फिर फांसी का रस्सा उनके गले में डाल दिया जाता है। तो नाजरीन, ये सारी स्टोरी थी सद्दाम हुसैन की। अब आपकी क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना है।